नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई अपने घर में निरंतर कर रहे होंगे, जिससे हमारी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए। आने वाले समय में जो भी हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बड़ा अच्छा हो और हमारा एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज आपके सामने मैं एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक, एक नया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह वाला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग कोई भी एग्जाम देने जाएं, अगर उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका निश्चित होता है इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम जो है वर्गीकरण, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिसे हम लोग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझें तो 4 शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों में से आपको विषम का चयन करना है, ऑड का चयन करना है। ठीक है ना? तो इस तरह का प्रोसेस जो है वो आपका वर्गीकरण कहलाता है। चलिए अपने सफर को स्टार्ट करें और आप समझें, समझने का प्रयास करें और बिल्कुल सही आंसर देने का कष्ट करें। ठीक है, चलिए आपको मिलवाए हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन का प्रारूप समझो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे हमें बताना है, बस यही चीजें आपको समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, बहुत सरल। आगे क्वेश्चन बहुत थोड़े कठिन भी होंगे, लेकिन ये जो है वो बहुत सरल क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन में आप लोग गलती भी सबसे ज्यादा करते हो। ठीक है, तो बात है को समझना। क्वेश्चन की जो भाषा है वो ये है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। क्या है? विषम शब्द चुनना है। आपको क्वेश्चन दिया गया 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तीनों शब्दों में अलग अलग ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी ऑप्शन में एक एक समूह दिया गया है। पहले अभी आंसर कोई नहीं बताएगा, अभी आंसर नहीं बताइएगा, पहले आप एक बार उसका प्रोसेस को सही से समझिएगा। ठीक है, और फिर सारे आंसर आपको ही बताने हैं। क्यों परेशान हो? आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए हमें कैसे विषम बताना है। 4 हैं, इनमें से कौन सा विषम हम लोग कहें और कैसे उसका विषम होगा। तो एक बात समझिएगा, जो आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, आपको जो 4 शब्द दिए जाएंगे उन 4 में से 3 कहीं ना कहीं एक समूह बनाएंगे। बस इसी की पहचान करना है। क्या पहचान करनी है? कि जो 4 शब्द दिए जाएंगे उन 4 शब्दों में से 3 जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं एक समूह बनाएंगे। और याद रहे, चौथा जो शब्द है, जो एक अकेला शब्द होगा, वो इस समूह में नहीं आएगा। बस वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ लिए कि जो हमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 जो आपको शब्द दिए जाएंगे, उन 4 शब्दों में 3 शब्द आपके ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक समूह बनाएंगे, लेकिन चौथा शब्द उस समूह में नहीं आएगा। वही आपका आंसर होगा। बस उसी को आपको पहचानना है। यही बात अगर क्वेश्चन में अप्लाई करें तो आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। खैर फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप आंसर देने के लिए तैयार हो और आप सभी के आंसर बताओ। कई लोग तो खैर पहले से ही आंसर बताने लगे हैं। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे कि वो ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी 3 समूह में नहीं आता है। बस उसी को आपको पहचानना है। ठीक है, और वही आपको आंसर देना है। तीनों क्वेश्चनों को आप सही ढंग से देख पा रहे होंगे, सही ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा? कार, बस, स्कूटर, जीप। क्या लिखा है? कार, बस, स्कूटर, जीप। इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? बड़ा सरल क्वेश्चन है। ठीक है, कार, क्या आपको लगता है कार में कितने पहिए होते हैं? 4, सबको पता है। बस में कितने होते हैं? 4, सबको पता है। स्कूटर में कितने होते हैं भाई? अरे स्कूटर में तो 2 होते हैं। और जीप में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो आपने यही समझा क्या? ये जो है ये 4 पहिया वाहन है, ये भी एक 4 पहिया वाहन है, ये भी एक 4 पहिया वाहन है, लेकिन स्कूटर जो है वो 2 पहिया वाहन है। यहाँ एक समूह बना।
क्या बना? समूह। किसका समूह बना? 4 पहिए वाहनों का समूह है, जिसमें ये भी आता है, ये भी आता है, डी ऑप्शन भी आता है, लेकिन स्कूटर नहीं आता है, ये अलग है, बस उसी की पहचान करनी है। तो यहाँ जो आंसर है वो आपका स्कूटर हो जाएगा। खैर, आप सभी ने आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर आया आप सभी का, क्योंकि हम लोग एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले हमारी शुरुआत सही ढंग से हो जाए, ठीक है ना। तो सरल बातें आप अगर समझ लेंगे तो वो बातें भी समझ लेंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं आप उलझ जाते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। खैर, कई सारे विद्यार्थी बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, और हाँ, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है, क्योंकि आप अपने मनोभाव को हमारे मनोभाव तक जोड़ने के लिए बस यही माध्यम का प्रयोग करेंगे। आपके जो भी आंसर आएंगे जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है। गैराज था, विमानशाला था, नौका घाट है, उपवन है, आपको पता है, आप चारों शब्दों से परिचित हैं, आप चारों शब्दों के भाव जानते हैं। क्या गैराज क्या है? गैराज वो स्थान है जहां गाड़ी खड़ी होती है। विमानशाला क्या है? विमानशाला वो स्थान है जहां विमानों को खड़ा किया जाता है। नौका घाट क्या है? नौका घाट वो स्थान है जहां नौकाएं खड़ी रहती हैं। तो उपवन क्या है? उपवन क्या है? उपवन को समझाने के लिए आप खुद ही समझदार हैं, ये बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं। उपवन जो है वो फूलों का बगीचा, फूलों का उद्यान, ये जो स्थान है जिसमें कई सारे फूल लगे रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उसे हम उपवन कहते हैं। आपने देखा ये जो है वो 3 एक समूह बना रहे हैं। ये गैराज गाड़ी खड़े करने का स्थान है, विमान खड़े करने का स्थान है, ये नौका खड़े करने का स्थान है, लेकिन ये इनके समूह में नहीं आता है। इसका मतलब यही डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा? उपवन आपका डिफरेंट है। खैर, कई सारे विद्यार्थी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ठीक है। अगर ये भी खड़े करने का कोई स्थान हो जाता, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम कोई दूसरा लॉजिक लगाते, क्योंकि फिर ये 3 एक जैसे हो जाते। तो बात आपको यही समझना है कि जो हम लोग समूह बनाएंगे वो 3 एक समूह में आएंगे, चौथा वाला जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे। खैर, कई सारे विद्यार्थियों ने 3 का भी आंसर बता दिया था तुरंत, और आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। जैसे क्वेश्चन देखें थोड़ा उसको समझें, बिना समझे आंसर नहीं बताना है, ठीक है। थोड़ा समझो और फिर आप उसका आंसर बताओ। मनी ऑर्डर था, स्पीड पोस्ट है, पत्र है, SMS है, जिसे हम लोग SMS मैसेज कहते हैं, ठीक है ना। तो आप सुन के इस पहचान कर ली होगी आपने, क्या हो जाएगा? मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र। इन मनी ऑर्डर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डाकघर में करते हैं, सबको पता है। स्पीड पोस्ट भी हम लोग कहाँ करते हैं? डाकघर में करते हैं। पत्र भी हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? डाकघर में करते हैं। लेकिन SMS का प्रयोग जिसका डाकघर से कोई लेना देना नहीं है, जिसको हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम लोग हार्डवेयर के रूप में देखते हैं, इसको भी हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं तो हार्डवेयर भेज सकते हैं। पत्र भी हम लोग हार्डवेयर के रूप में भेज सकते हैं, लेकिन SMS में हम लोग हार्डवेयर नहीं भेज सकते, वहां सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या डिफरेंट हो जाएगा? SMS डिफरेंट हो जाएगा। आप सभी ने बिल्कुल सही समझा और बिल्कुल सही आंसर बताया, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है यहाँ आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे, ठीक है। और अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बड़े अच्छे से आंसर बता देंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिएगा फिर आप आंसर बताइएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले आप क्वेश्चन को देखें, शब्दों को पढ़ें, उनके भाव को समझें, ठीक है। फिर ये देखें कि कौन सा समूह बनाते हैं, कौन सा डिफरेंट होता है, वही आप बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पहले आप तीनों को एक बार एक नज़र से देख लीजिए। जो इनके आंसर आपको लग रहे हों उन आंसरों को आप बता दीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं और आंसर को मैच कर लीजिए, ठीक है। तो आप सभी ने आंसर को सही, क्वेश्चन को सही ढंग से देखा होगा, क्वेश्चन को सही ढंग से समझा होगा, और फिर उसके आपने आंसर बताए हैं, ठीक है। देखिएगा
4 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखे जरा। आंखें, नाक, गला, ओंठ, ठीक है। अगर बात करें तो आंख जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, सबको पता है। नाक भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। लेकिन न तो गला ज्ञानेंद्रिय में आता है, न तो ओंठ ज्ञानेंद्रिय में आता है। अब तो ज्ञानेंद्रियों के समूह में तो 2 ही आ रहे हैं, जबकि मैंने कहा था कोई 3 ऐसे होंगे जो समूह बनाएंगे, एक कोई डिफरेंट होगा। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों वाला लॉजिक नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ 2 ही आ रहे हैं। हाँ, कान अगर होता एक ऑप्शन में तो आपका बन जाता था, लेकिन यहाँ खैर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, आंख, नाक, गला, ओंठ। अब इनमें क्या डिफरेंट है, तो हमने दूसरी नजर से देखा। क्या देखा, आंखें जो हैं वो हमारे शरीर के बाहर हैं, ठीक है, यानी कहे तो बाहरी अंग है। नाक ये भी शरीर के बाहरी अंगों में है, ओंठ ये भी शरीर के बाहरी अंगों में है, लेकिन गला जो है वो शरीर के बाहरी अंगों में नहीं है, ये एक आंतरिक अंग है कि नहीं। हाँ, ये बाहरी अंग है, ये बाहरी अंग है, ये बाहरी अंग है, लेकिन ये एक आंतरिक अंग है, इसलिए ये डिफरेंट है। और हाँ, कई लोग ऐसा लॉजिक कह रहे हैं, बोले आंख दबाने से कुछ नहीं होगा, नाक दबाने से कुछ नहीं होगा, ओंठ दबाने से कुछ नहीं होगा। अब आगे आप समझदार हैं, ठीक है। खैर ऐसे लॉजिक नहीं बनाइएगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, उनका कुछ अच्छा लॉजिक हो, ये आपके लॉजिक यहाँ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या समझना है कि ये एक बाहरी अंग है, ये एक बाहरी अंग है, ये भी एक बाहरी अंग है, ये एक आंतरिक अंग है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 5 के पास पहुंचे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सही ढंग से इसको समझ पाएंगे। वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्गमूल, समझ गए ना। तुरंत आप सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्या, अरे ये जो है ये क्षेत्रफल मापने की इकाई है, उसी तरह ये भी क्षेत्रफल मापने की इकाई है, उसी तरह ये भी क्षेत्रफल मापने की इकाई है, लेकिन इन इकाइयों में वर्गमूल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यही है, समूह से अलग है। ये 3 जो हैं वो क्षेत्रफल मापने की इकाई के समूह को दर्शा रहे हैं, लेकिन जो वर्गमूल है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो दूसरे समूह से इंगित है, लेकिन इन तीनों के समूह में वर्गमूल इंक्लूड नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ विषम वर्गमूल हो जाएगा। खैर इसका भी आंसर आप सभी ने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़े। 6 क्या कह रहा था, माउथ आर्गन। माउथ आर्गन अब आप अच्छे सही ढंग से परिचित होंगे। ये जो माउथ आर्गन है ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है ये, वाद्य यंत्र है। इलेक्ट्रिक गिटार भाई ये भी एक वाद्य यंत्र है, सभी लोग जानते होंगे। सोनाटा ये भी एक वाद्य यंत्र है। अच्छा, कई सारे विद्यार्थी सोनाटा को समझ लेते हैं, बोले घड़ी जिस कंपनी की आती है ना वो भी सोनाटा होती है। तो खैर वहां इससे लेना देना नहीं है, सोनाटा भी एक वाद्य यंत्र है। और कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड जो है वो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में टाइपिंग हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कीबोर्ड कहते हैं, लेकिन इसका जो समूह होगा कीबोर्ड का वो कंप्यूटर से संबंधित होगा। और बाकी जो 3 अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ये 3 वाद्य यंत्रों के समूह में आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 3 एक समूह बनाएंगे और चौथा जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये जो 3 वाद्य यंत्रों के समूह में आ रहे हैं, चौथा कीबोर्ड है, यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। खैर आप सभी ने सारे आंसर अभी तक के बिल्कुल सही बताए हैं। सभी लोग आंसरों को सही से समझने और फिर उस आंसरों को बिल्कुल सही बताएं और आगे बढ़ें। और आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए हैं, आप उनको सही ढंग से समझें और फिर उनका आंसर बताएं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन से मिले, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें पहले, ठीक है ना, और समझें फिर उसके आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो भाई। 7, 8, 9 ये सारे क्वेश्चन सिंपल लिखे हुए हैं आपके लिए, सही से इनको समझो, पढ़ो, आंसर बताओ, फास्ट कैलकुलेट करो भाई। तो आंसर देखो कई लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या हो जाएगा, घोंसला आप जानते हैं, अड्डा
आप जानते हैं छत, आप जानते हैं विल, आप जानते हैं। देखिएगा घोंसला क्या होता है, घोंसला क्या होता है, घोंसला जो है जिसमें पक्षी रहते हैं, ठीक है ना। कहें तो घोंसला जब बनता है वो आंतरिक जगह होती है, अंदर होता है घोंसला, ठीक है। और छत जो है, छत खुली जगह है, खुली जगह, ठीक है। छत अंदर वाला स्थान नहीं कहलाएगा, छत खुली जगह है। अड्डा भी आपने देखा होगा कि अड्डा भी आंतरिक होता है। आपने देखा होगा शाखाओं में आपने देखा होगा कई सारे पक्षी रहने के स्थान को बनाते हैं, उनका स्थान आंतरिक होता है, उसको हम लोग अड्डा कहते हैं। बिल तो आप जानते ही हैं, ये भी आंतरिक स्थान होता है। तो आपने क्या देखा, ये भी आंतरिक स्थान है, ये भी आंतरिक स्थान है, ये भी आंतरिक स्थान है। लेकिन जो छत है ये आंतरिक स्थान नहीं है, ये एक खुला हुआ स्थान है। तो आपने देखा इन तीनों ने एक समूह बना दिया और ये उस समूह से अलग है, बस आपका आंसर छत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने आंसर को सही ढंग से समझा, आंसर बताया। अरे क्वेश्चन नंबर 8 तो बेहद सरल है, ये तो बहुत सरल है, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सही ढंग से बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा, मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज, है ना, यही है ना। तो आप क्या कहेंगे, मील क्या होता है, ये ना दूरी मापने की इकाई है। सेंटीमीटर भी क्या है, दूरी मापने की इकाई है। अरे लीटर क्या है, अरे लीटर से दूरी नहीं मापी जाती है, लीटर से तो द्रव्य मापा जाता है, ठीक है ना। और गज क्या है, ये भी दूरी मापने की इकाई है। तो आपने क्या देखा कि मील, सेंटीमीटर और गज ये एक समूह बना रहे हैं। कौन सा, दूरी मापने की इकाई में दर्शा रहे हैं, लेकिन लीटर जो है वो उस समूह का बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कहीं कोई समस्या आप सभी को बताइएगा जरूर, कहीं कोई समस्या हो उसको आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, वैसे उम्मीद है क्वेश्चन सब सिंपल हैं, सारे शब्दों से आप परिचित हैं सही ढंग से, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सही सही बातों को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लें उसी तरह। वरुण, अरुण, प्लूटो, बुध, ये भी बहुत सरल है, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए। क्या हो जाएगा, अरुण भी एक ग्रह है, वरुण भी एक ग्रह है, अरे बुध भी एक ग्रह है, लेकिन ये जो है वो ग्रह नहीं है और ग्रह के समूह में नहीं आता है। इसका मतलब सही आंसर आपका प्लूटो हो जाएगा। ये डिफरेंट है, ये एक ग्रह है, ये एक ग्रह है और ये एक ग्रह है। ठीक है, इससे जो डिफरेंट है वो आपका प्लूटो हो जाएगा। यहां तक की सारी बातें आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और इसके आगे मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। और हाँ, क्वेश्चन जब भी सामने आए एक बार आराम से पढ़ो, समझो, थोड़ा सा समय दे दो जिससे आंसर आपका बिल्कुल सही आए। ठीक है, मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलो भाई आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले 10 का आंसर बताओ, पहले सभी लोग 10 का बताओ, बहुत सरल है। 10 का आंसर बताओ सबसे पहले क्या हो जाएगा। भूगोल, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। आपने भूगोल पढ़ा होगा, भौतिकी भी पढ़ा है, रसायन भी पढ़ा है, पढ़ा तो आपने जीव विज्ञान भी है, तो फिर क्या डिफरेंट हुआ, आपने तो सब पढ़े हैं। लेकिन हाँ डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, जिस समूह में आपने भौतिक को पढ़ा है उस समूह में आपने रसायन को भी पढ़ा है, उस समूह में आपने जीव को पढ़ा है। कहने का मतलब ये भौतिक, रसायन, जीव जो है वो विज्ञान के भाग हैं, विज्ञान के भाग हैं, लेकिन ये इस समूह में नहीं आता है। इसका मतलब जो आंसर आपका भूगोल हो जाएगा। क्या समझा आपने, इन तीनों ने विज्ञान का एक समूह बना लिया है ना, ये उस समूह से अलग हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 के पास पहुंचे। इन शब्दों से भी आप बड़े अच्छे से परिचित हैं। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ, पानीपत। सुना है कि कुरुक्षेत्र में भी युद्ध हुआ था, है ना, हल्दी घाटी में भी युद्ध हुआ था, पानीपत में भी युद्ध हुआ था, लेकिन सारनाथ को आपने युद्ध की नजरों से नहीं देखा होगा, वहां महात्मा बुद्ध की एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा होगा आपने, है ना। ये एक युद्ध स्थल है, ये तीनों युद्ध स्थल के समूहों को दर्शाते हैं, लेकिन जो सारनाथ है ये क्या है, एक धार्मिक स्थल है, यही इस समूह से डिफरेंट है। आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा।
यहाँ तक कि सारी बातें बड़ी सरल लगी होंगी आपकी, और अगर सरल लगी हैं तो क्यों ना एक मिलते हैं सरल क्वेश्चन से, सबसे सरल क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत हो जाए तो समझ लेना उसे कंपटीशन क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है ये कभी आपका गलत नहीं होना चाहिए। मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर क्या है? आपने देखा होगा मार्च है 31 दिनों वाला महीना है, उसी तरह दिसंबर भी 31 दिनों वाला महीना है, उसी तरह जुलाई भी 31 दिनों वाला महीना है, ठीक है ना। लेकिन सितंबर जो है वो 30 दिनों वाला महीना है। मतलब ये जो महीने हैं वो 31 दिनों के समूह को बना रहे हैं, लेकिन वो सितंबर जो है उस समूह में नहीं आ रहा है। तो आपका जो आंसर है वो सितंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको बड़े सरल लगे होंगे और सही ढंग से आपने इनके आंसर बताए हैं। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। चलो अपने सफर को और आगे बढ़ाएं, ठीक है, और आपको मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आप मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंसर सही ढंग से बताइएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा। देखो भाई क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड, बंदरगाह। ठीक है, देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म वो जगह है जहाँ पे हमारी जब हम लोग यात्रा करते हैं तो हमें साधन मिलते हैं। कहें तो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें रेलवे वगैरह मिल जाती है, ट्रेन वगैरह मिल जाती है। बस स्टैंड क्या होता है? वो स्थान है जहाँ हम जब यात्रा करते हैं तो हमें बस मिलती हैं, ठीक है। बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह वो स्थान है जब हम जहाँ समुद्री यात्रा होती है वहाँ पे आने जाने वाले स्थान को हम लोग, रुकने वाले स्थान को बंदरगाह कहते हैं। पार्क क्या है बताइएगा? पार्क क्या? पार्क में तो कभी आने जाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है, वो तो घूमने के स्तर पे देखा जाता है, बस नॉर्मल घूम रहे थे वहीं पे हमें पार्क हो गया। इन सब का समूह एक जैसा है, यहाँ सब एक जैसे काम होते हैं, बस स्टैंड, प्लेटफॉर्म, बंदरगाह, लेकिन जो यहाँ काम होते हैं वो पार्क में नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ जो डिफरेंट है वो कौन है? पार्क है। यहाँ पार्क आपका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, बंदरगाह से आने जाने वाले साधन मिलते हैं, लेकिन पार्क में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पार्क हो जाएगा। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 के पास पहुंचे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, आप सभी के आंसर आने चाहिए। कई बार एग्जाम में आया है, गौर करिएगा, ये 2-3 बार एग्जाम में आया है और हर अंतराल पे आता रहता है। आप भी अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा। पनीर, दही, दूध और घी, ये लग तो एक जैसे ही रहे हैं, लेकिन गौर करना, पनीर है ये दूध से बनता है, बिल्कुल सही है। दही है ये भी दूध से बनता है, और घी है ये भी दूध से बनता है, ठीक है। पनीर दूध से बनता है, दही दूध से बनता है, घी दूध से बनता है, लेकिन दूध स्वयं में एक अलग है। क्या? ये सब बनने वाली, ये सब दूध से बनने वाली पदार्थ हैं, लेकिन दूध अपना स्वयं है। तो आपका जो आंसर यहाँ हो जाएगा वो दूध हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया, उन्होंने इसको सही ढंग से समझा, फिर उसका आंसर बताया। क्या? एक बार और देखिएगा, ये दूध से बनता है, ये भी दूध से बनता है, ये भी दूध से बनता है, तो इन तीनों का समूह एक हो गया, और दूध ये एक जैसा, मतलब ये स्वयं में अलग है, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। तो बस यही बातें समझनी है। उसी तरह इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 15 भी है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या हो जाएगा? ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, एक बार ये भी आया है। क्लच, कार, व्हील, ब्रेक। आप देख पा रहे होंगे क्लच जो है वो कार का पार्ट है ना, जैसा ये क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। व्हील जैसे हम लोग पहिया कहते हैं, ये भी एक कार का पार्ट है, ब्रेक भी कार का पार्ट है, लेकिन कार तो टोटल ग्रुप है, कार तो टोटल एक है। ये तीन एक समूह में आ गए, कार के पार्ट के रूप में हो गए, लेकिन ये तो स्वयं अलग है। तो यहाँ जो आंसर है वो आपका
कार हो जाएगा। दोनों एक ही पैटर्न के थे, ये सब दूध के भाग थे लेकिन दूध अपना अलग हो जाएगा, ये सब कार के भाग थे तो कार अपना बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये आपने 14-15 क्वेश्चन को सही ढंग से समझा होगा, इनको आप सही ढंग से समझ लीजिए। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये 2 बार आया है, ये 1 बार आया है, ठीक है। तो गौर करिएगा और आगे भी कभी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उनके आंसर बिल्कुल सही ढंग से बताएंगे। चलिए इसी के आगे और आपको मिलवाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिएगा और इसका भी आप आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 17 और 18 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गौर करिएगा क्या हो जाएगा। पहले आप इसको समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा। 16 काफी ऊपर निकल गया है, आप सभी को दिख रहा होगा। 16, 17 और 18 3 क्वेश्चन थे, 16 तो काफी ऊपर निकल गया था। श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, ये तो आप देखें तो ये सारी क्रियाओं से आप परिचित होंगे, सारी क्रियाओं से परिचित हैं। श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना। पहले आप बताइएगा क्या डिफरेंट हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या डिफरेंट हो जाएगा। आप सभी के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, कई लोग आंसर बता भी रहे हैं, ठीक है। तो आप जो लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, देखो खेलना जो है वो एक आपकी बाहरी क्रिया है, ठीक है ना। तैरना जो है ये भी आपकी बाहरी क्रिया है, नृत्य करना है ये भी आपकी बाहरी क्रिया है, लेकिन श्वसन जो है वो एक आंतरिक क्रिया है। और समझना है और समझो, खेलना आपकी ऐच्छिक क्रिया है, मतलब ये आपके इच्छा के द्वारा है। अगर आपका मन है तो आप खेल सकते हैं, आपका मन नहीं है तो आप नहीं खेल सकते हैं। नृत्य करना क्या है, ये भी ऐच्छिक क्रिया है, मतलब इच्छा के अनुसार। आपका मन है तो आप नाच सकते हैं, आपका मन नहीं है तो आप नहीं नाच सकते हैं। उसी तरह तैरना भी है, ये भी आपकी एक ऐच्छिक क्रिया है, मतलब आपकी इच्छा है तो आप तैर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं तैर सकते हैं। तो फिर आप बताओ जरा, क्या श्वसन भी ऐच्छिक क्रिया होगा, मतलब आपकी इच्छा है तो आप श्वसन लेंगे और नहीं है तो आप क्या नहीं लेंगे, नहीं, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये तो हमेशा रेगुलर चलने वाली क्रिया है। तो ये आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 16 का आंसर आपका श्वसन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, इसमें क्या डिफरेंट है, गौर से देखिएगा। सेव, पपीता, नाशपाती, संतरा। देखें तो सेव में बीज होता है अंदर से, पपीता में भी अंदर बीज होता है, नाशपाती में भी अंदर बीज होता है, संतरा में भी अंदर बीज होता है। यहाँ तो कोई डिफरेंट नहीं हुआ, इनमें भी बीज होता है अंदर, इसमें भी अंदर बीज होता है, इसमें भी अंदर बीज होता है, उसमें भी अंदर बीज होता है। अब आपके मन में एक लॉजिक ना आ जाए, क्या, सेव बोले तासा, पपीता बोले तनाशा, नाशपाती भी एक साइज की है, संतरा भी। आपके मन में ये ना आ जाए कि संतरा, नाशपाती, सेव एक साइज के हैं और पपीता बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आता है, उनके एक समूह के भाग को दर्शाया जाए, उसमें कुछ ऐसा कुछ मटेरियल हो, कुछ उनमें एक सही ढंग का समूह बन रहा हो, वो आपका आंसर आएगा। तो कैसे आएगा, देखो, सेव, पपीता, नाशपाती, संतरा। आपने देखा होगा संतरा जो है, संतरा में क्या होता है, रस भरा होता है, भरा होता है, जबकि ऐसा नाशपाती में नहीं होता है, पपीता में नहीं होता है, सेव में नहीं होता है। तो जो संतरा है वो एक रसेदार फल है और ये जो है ये रसेदार फल नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। वो जो है एक रसेदार फल है। 18 देखो, इसका भी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये तो आपके सिनोनिम से लिखे हैं, कहीं तो पर्यायवाची लिखी है शायद, ऐसा कुछ लग रहा है। छिपाना, आपने कुछ छिपा लिया है, ठीक है। गुप्त रखना, वही है गुप्त रखना, मतलब आपने छिपा लिया है, गुप्त कर लिया है। ढकना,
वही है ना, सेम चीज है, आपने ढक लिया है, आपने प्रकट कर दिया, तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया। तो यहाँ क्या डिफरेंट हो गया? प्रकट करना, छिपाना, गुप्त रखना, ढकना, ये 3 आपके सिनोनिम्स हो गए और प्रकट करना आपका एंटोनिम्स हो गया। तो यहाँ इन तीनों ने एक समूह बनाया, प्रकट करना समूह से अलग हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकट करना। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तो इसी क्रम को और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, ये यहाँ भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और इनको गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चनों को सही ढंग से देख पा रहे होंगे, है ना। क्रोध 19 क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। 19 में क्या डिफरेंट है? एक बार आपसे पूछ लेते हैं, आप सभी लोग बताइएगा 19 में क्या डिफरेंट है। क्रोध नष्ट करना, रोष, चिड़चिड़ाहट, ठीक है, इसमें से क्या डिफरेंट है, क्या अलग है? जल्दी से मुझे आंसर में बताइएगा, जल्दी से बताओ भाई। 19 का क्या आंसर हो जाएगा? तो कई सारे लोग खैर आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है। क्रोध नष्ट करना और रोष, रोष मतलब गुस्सा होता है, ठीक है ना। क्रोध भी मनुष्य की क्रिया है, चिड़चिड़ाहट भी एक आंतरिक क्रिया है, रोष भी आंतरिक क्रिया है। मतलब कहें तो ये सब क्रोध के लक्षण हैं। क्रोध आ गया आपको, गुस्सा हो गए आप में चिड़चिड़ाहट हो गई, लेकिन नष्ट करना इससे समूह से बिल्कुल नहीं, ये जो नष्ट करना है वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो बस यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्रोध, रोष, चिड़चिड़ाहट ये एक समूह के हैं, क्रोधित करने की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये कौन कौन? क्रोध, रोष, चिड़चिड़ाहट जो है क्रोधित रहने की अवस्थाएं हैं, लेकिन नष्ट करना उसमें बिल्कुल नहीं है। तो आपका डिफरेंट हो जाएगा नष्ट करना। आप सभी का आंसर सही आया। अरे इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 20 से आपको मिलवाएं और 20 का आंसर कृपया आप ही बताएं क्या हो जाएगा। और 20 का आंसर बहुत सरल है, आप सभी लोग आंसर बताइएगा, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। वर्ग, त्रिभुज, आयत ये सब 2D में है और शंकु जो है वो 3D में है। ठीक है, ये सब 2 विमीय आकृतियां हैं, ये एक त्रिविमीय आकृति है। तो ये शंकु आपका डिफरेंट हो जाएगा। सभी का आंसर सही आया। तो इसी क्रम में 21 क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? इसमें आपने देखा 2 समूह दिए हैं। क्या? पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविजन, स्याही पेन और धूल वैक्यूम क्लीनर। थोड़ा सा गौर करना, ऐसा नहीं लगता है पेट्रोल से कार चलती है ना। पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविजन चलता है, स्याही से पेन चलता है। क्या धूल से वैक्यूम क्लीनर चलता है? अरे बिल्कुल गलत, नहीं, धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। यहाँ जो समूह दिए गए हैं उनमें ऐसा संबंध है कि पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविजन चलता है, स्याही से पेन चलता है, लेकिन इनमें वो संबंध नहीं है। इसका मतलब यही डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और अपने क्रम को आगे बढ़ाएं, आपको अगले क्वेश्चन से मिलवाएं। तो आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो समझो भाई इसको भी, क्या आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी शब्दों के क्रम दिए गए हैं, कई सारे शब्द दिए गए हैं। समझो क्या है, हल्का भारी, हल्का भारी यानी आपस में विपरीत लिखे हैं। छोटा लंबा, छोटा और लंबा ये भी आपस में विपरीत हैं। पुरुष स्त्री ये भी आपस में विपरीत हैं। हाँ, लेकिन ये बी ऑप्शन था, अपराध आरोप, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं है, जबकि बाकी जो 3 है वो एक दूसरे के एंटोनिम्स लिखे थे। तो क्यों ना यही डिफरेंट कर देते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपराध और आरोप। क्यों? क्योंकि इनमें क्या लिखे थे? एंटोनिम्स लिखे थे, यानी एक दूसरे के विपरीत लिखे थे, विलोम शब्द लिखे थे। लेकिन ऐसा बी ऑप्शन में नहीं था, वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23, पेन, स्याही,
टाइपराइटर, रिबन, कुंची, रंगना, पेंसिल और रिफिल। बताइए क्या हो जाएगा इनमें से कई सारे शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे जिसमें आप परिचित ना हो। तो पेन स्याही तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, टाइपराइटर अच्छे से जानते हैं, रिबन अच्छी तरह से जानते हैं, पेंसिल, रिफिल, कूंची, रंगना। कूंची का मतलब क्या होता है? ब्रश होता है पेंट करने वाला। ठीक है, देखो पेन में स्याही यानी स्याही से पेन, ठीक है, पेन में स्याही डाली जाएगी। और याद रखना टाइपराइटर में रिबन डाला जाता है, जो उसी तरह पेंसिल में रिफिल, पेंसिल में रिफिल, जैसे हम लोग पेन कहते हैं, वो भी पेंसिल अकेली पेंसिल नहीं होती है, उससे पेन भी कहते हैं। ठीक है, तो पेन में स्याही और पेंसिल में रिफिल और टाइपराइटर में रिबन। लेकिन हाँ, ब्रश में रंगना मतलब ब्रश से रंगा जाता है, तो ये एक डिफरेंट हो गया है। ठीक है, जिस समूह के अकॉर्डिंग इनको लिखा गया है ये उससे बिल्कुल अलग है। कूंची से रंगा जाता है, कूंची से रंगा जाता है, जबकि आप देख रहे थे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पेन में स्याही था, पेंसिल में रिफिल, टाइपराइटर में रिबन है। तो यहाँ कूंची में रंगना नहीं होता है, मतलब कूंची से रंगना होता है। यहाँ दोनों में डिफरेंट हो गया था, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 के पास। क्वेश्चन नंबर ये भी देखिएगा, कठोर कोमल, कठोर कोमल, नोकदार, भोथरा मतलब ये होता है ना जिसमें नोक नहीं होती है, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा। अभी आप देख चुके थे कि अभी कई क्वेश्चन में इसमें एंटोनिम्स लिखे थे, विपरीत लिखे थे, विलोम शब्द लिखे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ भी विलोम शब्द लिखे हों। कैसे? कठोर और कोमल विलोम शब्द है, कठोर है, कोमल है। नोकदार और भोथरा ये भी आपका क्या है? विलोम शब्द लिखे। नोकदार मतलब नुकीला और भोथरा मतलब होता है जिसमें नोक ना हो। ठीक है, मीठा, खट्टा ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका विलोम शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका विलोम शब्द लिखा हुआ है। लेकिन लंबा और ऊंचा, अरे ये विलोम शब्द नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंबा, ऊंचा आपका आंसर हो जाएगा। जितना लंबा उतना ऊंचा, ये तो सिनोनिम्स लिखे गए हैं। ठीक है ना, इनमें एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द है, लेकिन डी ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए और आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा समझिएगा और फिर उसके आंसर बताइएगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है आपके लिए। कागज, पेंसिल, ठीक है, सिर, टोपी, स्याही, दबात, भेंट, आभरण। देखो कागज पर पेंसिल चलती है, बात समझना, कागज पर पेंसिल चलती है, सिर पर टोपी लगाई जाती है, लेकिन स्याही में दबात मतलब दबात में स्याही है, और भेंट पर आभरण, आभरण का मतलब होता है भेंट मतलब उपहार के ऊपर जो हम लोग आभरण करते हैं, जिससे हम लोग पैक करते हैं, उसे आभरण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बात समझना क्या है कि ये तीन एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? कागज पर पेंसिल, ठीक है, सिर पर टोपी और भेंट पर आभरण, लेकिन यहाँ स्याही में दबात या दबात में स्याही। ठीक है, ऐसा बनेगा तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। बाकी ये तीन एक जैसे थे। ठीक है, ये अलग है। कैसे अलग है? ये एक दूसरे के ऊपर वाले शब्द हैं, अपॉन वाले हैं, लेकिन ये इन वाला है, अंदर वाला है, इसलिए आपका डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। और आगे मिल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या था? धान, गेहूं, बाजरा, तिल। ठीक है, तो आप जानते हैं जो धान है, जो गेहूं है, बाजरा है, ये अनाज वाली फसलें हैं। धान, गेहूं, बाजरा ये अनाज वाली फसलें हैं। और जो तिल है ना, तिल, ये तिलहन वाली फसल है, जैसे हम लोग कहते हैं तिलहन वाली फसल है, जिसमें से तेल निकलता है। ठीक है ना, ये सारी अनाज वाली फसलें हैं और तिल जो है वो तिलहन वाली फसल है। तो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी हो जाएगा। चलो 27 का बताओ, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ सभी लोग, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? खैर कई सारे विद्यार्थियों ने पहले से बता दिया है।
जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं वो लोग बताएं। सबसे सरल है 27 नंबर, जल्दी से बताओ 27 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश भोपाल। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है ना? क्या लिखा है? राजस्थान अलवर, गोवा पणजी, महाराष्ट्र मुंबई, सभी नामों से परिचित हैं। कैसे परिचित हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गोवा की पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई, लेकिन राजस्थान की अलवर नहीं है। बस यही डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा? इनमें राजधानियों का समूह लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जिनमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीन एक समूह के हो गए, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक की सारी बातें आपने अच्छे सही ढंग से समझी होंगी। आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं। सबसे पहले जो 4 शब्द दिए जाते हैं उन शब्दों में 3 एक समूह बनाता है, चौथा बिल्कुल डिफरेंट होता है। बस उसी को हमें क्या करना है? चौथे को हमें टिक लगा के आंसर बताना होता है। ठीक है? तो यहाँ तक की बहुत सी बातें आपने आज सीखी। चलिए अब आज के अपने सफर को यहीं ओवर करेंगे और इसके बाद में अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है? और हाँ, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? और आप यदि यहाँ नए विजिट कर रहे हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने ये सब कर लिया है उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्या पता चल गया होगा आपको। अगर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी तो आप लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? चलिए तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।